विजन आई है इसकी 365 PT 365 आ चुकी है और इसे हम 1 सिटिंग में रीड करेंगे। चूँकि मैं रीड कर रही थी और मुझे बोलकर पढ़ने की आदत है, तो इसे मैंने साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लिया। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप भी सुन सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैं अपने लिए पढ़ती हूँ, ये उसी तरीके से रिकॉर्डेड है। तो सबसे पहले इसमें जैव विविधता कवर किया गया, फिर फॉरेस्ट, जलवायु परिवर्तन, फिर प्रदूषण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भूगोल और प्लेसेस इन न्यूज़ कवर किया गया है। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी भूगोल कवर करना चाहूँगी, तो पहले मैं उसको कवर करती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क की बात हो रही, ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। अब ये सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स UGGPs की 10वीं वर्षगांठ के दौरान 11 देशों के 16 नए स्थलों को GGN में शामिल किया गया, यानी ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में शामिल किया गया। इसके बारे में जानते हैं। ये यूनेस्को के तहत आता है। ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यह ग्लोबल जियो पार्क्स द्वारा अपनाए जाने वाले नीति शास्त्रीय मानकों को स्थापित करता है। अब इसमें शामिल किए गए प्रमुख जियो पार्क क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कंबोला चीन का, माउंट पैक्टू उत्तर कोरिया का और उत्तरी रियाद सऊदी अरब का। अब इसके बारे में देखते हैं, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में देखते हैं। तो इसे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान और जियो पार्क कार्यक्रम IGGP के एक प्रमुख घटक के रूप में शुरू किया गया था। और जियो पार्क्स क्या होते हैं? ये एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के भूदृश्य को संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की सर्वांगीण अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है। प्रबंधन राष्ट्रीय विधि के तहत मान्यता प्राप्त विधिक अस्तित्व वाला संगठन जो है इसका प्रबंधन करता है, मतलब हर देश में अलग अलग। पुनर्आकलन अवधि क्या होती है? UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता, इसका प्रत्येक 4 वर्ष में पुनर्आकलन किया जाता है, तो ये दर्जा भी पुनर्आकलित होता रहता है। अनिवार्य नेटवर्किंग, UGGPs के लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य है। मतलब यदि आपको ग्लोबल जियो पार्क्स यदि इस्टेब्लिश होता है या शामिल होते हैं तो उसके लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य होती है। वर्तमान स्थिति 50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में कोई यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नहीं है। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के बारे में देखते हैं। बहुधात्विक सल्फाइड्स क्या होते हैं और ये क्यों सुर्खियों में है? तो भारत ने कार्लसबर्ग कटक में बहुधात्विक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ 15 वर्षीय अन्वेषण अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। कार्लसबर्ग कटक कहाँ है? हिंद महासागर में है ना। तो यह अनुबंध क्या है भारत ने जो किया है? तो कार्लसबर्ग कटक में बहुधात्विक सल्फर नोड्यूल्स के अन्वेषण के लिए विश्व स्तर पर दिया गया पहला लाइसेंस है ये। और अरब सागर, उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित कार्लसबर्ग कटक भारतीय और अरब विवर्तनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है। अन्वेषण के लिए अन्य भारतीय अनुबंध क्या हैं? तो मध्य हिंद महासागर द्रोणी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और हिंद महासागर कटक में PMS। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या कहते हैं? इन्हें मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है। ये शार्क के दांत या खोल जैसे कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतों से बने शैल पिंड होते हैं। अब सभी अनुमोदन लंबित। अफानासी निकितिन सागर पर्वत ANS मध्य हिंद महासागर में स्थित है और श्रीलंका ने इस क्षेत्र में अन्वेषण अधिकारों का दावा किया है। अब बहुधात्विक सल्फाइड्स के बारे में देख लेते हैं, ये PMS हैं क्या?
ये समुद्र तल पर पाए जाने वाले तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसे धातुओं के समृद्ध स्रोत होते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पृथ्वी के प्रवाह मेंटल से गर्म खनिज समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निष्कासित होते हैं, जिससे धात्विक सल्फाइडों का अवक्षेपण होता है, मतलब ये जमा होते जाते हैं वहाँ पे। अब ये देख लेते हैं कि जिनके साथ हमने अनुबंध किया है वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। ये है क्या? सबसे पहले तो ये एक यहाँ पे लोगो दिया गया है और यहाँ पे हेडक्वार्टर दिया गया है, किंगस्टन जमैका में है। यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके माध्यम से यूएन क्लॉज के पक्षकार देश क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार से बाहर समुद्री तल में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों को संपूर्ण मानवता के हित में संगठित एवं नियंत्रित करते हैं। अधिदेश क्या है इसका, क्या उद्देश्य है? गहरे समुद्री तल से जुड़ी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करता है ये। इसकी उत्पत्ति हुई थी 1994 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएन क्लॉज 1982 तथा उसके भाग 11 के क्रियान्वयन से संबंधित 1994 में एक समझौते के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और कुछ हालिया पहल क्या की है इसने? डीप सी बायो बैंक इनिशिएटिव DBI 2025 तो अनुसंधान और क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल क्षेत्रों से प्राप्त जैविक प्रतिदर्शों नमूनों और आनुवांशिक डेटा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक वैश्विक निक्षेपागार यानी ग्लोबल रिपोजिटरी स्थापित करना है, ताकि आनुवांशिक डेटा तक और सैंपल तक पहुंच बढ़ सके। एरिया 2030 तो वर्ष 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल क्षेत्र की उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण हाई रिजोल्यूशन मैपिंग की सुविधा प्रदान करना है। सस्टेनेबल सीबेड नॉलेज इनिशिएटिव गहरे समुद्र के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करना है। इसके सदस्य क्या हैं? सदस्य भारत है और 171 सदस्य हैं इसके भारत सहित। आइए अब हम भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? सुर्खियों में क्यों है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया। ये विश्व की पहली स्वदेश निर्मित उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो बेसिकली भारत पूर्वानुमान प्रणाली एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। इसके बारे में क्या है? तो इसे विकसित किसने किया है? तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी भूमिका क्या है? यह भारत के मौसम पूर्वानुमान की रेजोल्यूशन क्षमता को 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देगा। इससे भारत के प्रत्येक गांव को अधिक सटीक और अवस्थिति विशिष्ट पूर्वानुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डेटा स्रोत 40 डॉपलर वेदर रडार से रियल टाइम इनपुट एकीकृत करेगा। अब ये डॉपलर रडार क्या होती है? एक विशिष्ट प्रकार का रडार होती है जो मापे जा रहे कणों का वेग संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए डॉपलर प्रभाव या पर्यवेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का उपयोग करता है। अब इसका महत्व क्या है भारत पूर्वानुमान प्रणाली का? उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% बेहतर सटीकता और 4 से 6 घंटे के भीतर पूर्वानुमान प्रदान करता है। पहले के मॉडलों में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे। यह वैश्विक मॉडलों में 9 से 14 किलोमीटर की तुलना में 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन प्राप्त कर भारत को अमेरिका, ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ जैसे देशों के आगे स्थापित करता है। यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों जैसे कि अर्क, IITM पुणे और अरुणिका NCMRWF दिल्ली द्वारा संचालित है। अब निश्चित मॉडल, यह एक मॉडल आधारित आउटपुट देता है जो निश्चित पूर्वानुमान प्रदान कर देता है। अन्य उपाय क्या हैं और क्या किया है पूर्वानुमान के बारे में? भारत ने मिशन मौसम चलाया है। समय पर सटीक अवलोकन सुनिश्चित करने के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं में सुधार हेतु 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। कार्यान्वयन कौन करता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान तंत्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान करते हैं।
आइए अब हम दीर्घकालिक औसत LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने IMD ने जून से सितंबर के दक्षिण पश्चिम मानसून सत्र के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाया था। यह 87 सेंटीमीटर यानी 87 सेंटीमीटर 1971 टू 2020 के दीर्घकालिक औसत का 105% है। दीर्घकालिक औसत क्या होता है? अवधारणा: यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक निर्धारित समयावधि के दौरान दर्ज की गई औसत वर्षा की मात्रा। क्या है? विशिष्ट क्षेत्र में एक निर्धारित समयावधि के दौरान दर्ज की गई औसत वर्षा। अवधि क्या है? इसकी गणना दीर्घावधि सामान्यतः 30 से 50 वर्षों के आधार पर की जाती है। भारत में IMD वर्तमान में 1971 से 2020 तक के वर्षा आंकड़ों पर आधारित LPA का उपयोग करता है। अब उद्देश्य क्या होता है? LPA वर्तमान या अनुमानित वर्षा की तुलना करने के लिए एक मापदंड के रूप में काम करेगा। यह वर्षा को सामान्य से अधिक या न्यून के रूप में वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, ताकि पता चलेगा कि सामान्य वर्षा होगी, न्यून वर्षा होगी। अब श्रेणी देख लेते हैं। न्यून मतलब LPA की सीमा से 90% से क्या कहते हैं कम है, तो क्या होगा? इसका मतलब है सूखे जैसी स्थिति पड़ी है। यदि 90 to 95% होती है तो ये सामान्य से कम होगी, मतलब सामान्य से थोड़ी कम वर्षा। सामान्य क्या होगा? 96 to 104% तक वर्षा होती है, तो ये आदर्श और अपेक्षित वर्षा होती है कि इतनी वर्षा लगभग होती है तो इतनी होगी। सामान्य से अधिक क्या होगा? 105% से 110% के बीच में। सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा। अत्यधिक यानी 110% से अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ का खतरा बना रहता है। अब देखते हैं हम वास्तविक ध्रुवीय विचलन, ट्रू पोलर वांडर, TPW क्या है ये? तो आप एक बार ये मैप देख सकते हैं। अब एक हाल में अध्ययन हुआ, उससे क्या पता चला कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की घूर्णन धुरी 1835 ईस्वी से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित हो चुकी है। ये हमने स्टैटिक की क्लास में भी पढ़ा था। इसे वास्तविक ध्रुवीय विचलन या ट्रू पोलर वेंडर कहा जाता है। टर्म हम जान सकते हैं कि इसको वास्तविक ध्रुवीय विचलन या ट्रू पोलर वेंडर कहा जाता है। अब वास्तविक ध्रुवीय विचलन या ग्रही पुनर्विन्यास, प्लैनेटरी रीओरिएंटेशन के बारे में देखते हैं। परिभाषा: यह तरल बाह्य क्रूड के सापेक्ष ठोस पृथ्वी, भूपर्पटी और मेंटल का घूर्णन होगा। यह द्रव्यमान पुनर्वितरण के कारण पृथ्वी को अपना घूर्णन संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। अब इसको प्रेरित करने वाले प्राकृतिक कारण क्या है? कि हिमनद, ग्लेशियर्स पिघल गए, बर्फ की चादर कब पिघल गई, आइस शीट्स, विवर्तनिक प्लेटों का विस्थापन हो गया, या महासागरीय तरंग, ओशियन स्वेल्स। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? उपग्रह और अंतरिक्ष दूरबीन या उपग्रह और अंतरिक्ष दूरबीनों को प्रभावित करेगा, जो सटीक स्थिति निर्धारण के लिए पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर होते हैं। दिनों की अवधि में वृद्धि होगी। जैसे जैसे पिघलती हुई बर्फ द्रव्यमान को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाएगी, पृथ्वी थोड़ी अधिक चपटी हो जाएगी और इससे पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन लंबा होगा और वर्ष 2000 के बाद से दिनों की अवधि में प्रति 100 वर्ष में 1.33 मिली सेकेंड की वृद्धि हो रही है, जो पिछली शताब्दी की तुलना में तेज गति है। देखिए, कोई भी छोटा सा चेंजेस होता है तो ये हमारे अनुकूलन को प्रभावित करता है और हमें प्रभावित करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमेशा न्यूज़ में रहने वाला है, लेकिन ये अब क्यों है? तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। कामचटका प्रायद्वीप भूकंपीय रूप से सक्रिय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इस भूकंप के कारण क्या हुआ? सुनामी लहरें उठी और जिनसे रूस और जापान के तटीय शहर प्रभावित हुए। तो आप देखते हैं व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में। ये क्या है? वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि यह भूकंप पृथ्वी के धरातल से कम गहराई में यानी उथला घटित व्युत्क्रम भ्रंश के कारण आया था। तो देखो, पृथ्वी के धरातल से कम गहराई में आते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं ना। तो व्युत्क्रम भ्रंश या थ्रस्ट फॉल्टिंग के तहत संपीड़न बल के कारण पृथ्वी की भूपर्पटी का एक खंड दूसरे खंड के ऊपर आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, व्युत्क्रम उल्टा है ना, तो एक खंड दूसरे के ऊपर चला गया। तो पृथ्वी की सतह के पास घटित भ्रंश रप्चर उथला व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्टिंग कहलाता है। इससे ज़मीन में तेज कंपन होगा, भूकंप के बाद तीव्र झटके होंगे, सुनामी आ सकती है और अवसंरचना को गंभीर नुकसान हो सकता है। प्रशांत अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में देख लेते हैं। इसे परिप्रशांत मेखला या सरकम
पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है और परिधियों के चारों ओर प्रशांत महासागर की। यह घोड़े की नाल के आकार की एक पेटी है। यह बड़ी संख्या में सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखियों तथा बार बार आने वाले भूकंपों के लिए जानी जाती है। यहाँ विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होते हैं और लगभग 90% भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे वो बना हुआ है, रिंग ऑफ फायर का मैप बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। जावा, सुंडर स्ट्रेच, चैलेंजर डीप है और रिक्यू ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, मिडिल अमेरिका ट्रेंच है, पेरू चिले ट्रेंच। तो ये पूरा एरिया जो हाईलाइट किया गया है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। अब इसके निर्माण कैसे हुआ? अभिसारी प्लेट सीमाएं, ठीक है। अभिसारी तो प्रशांत प्लेट और अन्य प्लेटों जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जुआन डी फोका आदि के बीच अभिसारी सीमाएं सबडक्शन जोन यानी क्षेपण मंडल का निर्माण करती है। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। मतलब एक प्लेट दूसरे के नीचे इतने नीचे तक जाएगी कि वो सबडक्शन जोन पे जाएगी तो वहाँ से लावा निकलेगा। ये अपसारी सीमाएं, ये सीमाएं देखो, ये तो अभिसारी सीमाएं बताया था, ठीक। अब सारी सीमाएं देखते हैं। ये सीमाएं सागर निर्तल प्रसरण यानी कि एक वो होगा, ज्वालामुखी टाइप का निकलेगा जो कि ज़्यादा तेज नहीं होगा, आराम से फैलता रहेगा क्योंकि वो क्षारीय लावा होगा तो आराम से फैल जाएगा, एसिडिक लावा नहीं होता वो। ये सीमाएं सागर नितल प्रसरण और भ्रंश घाटियों का निर्माण करेंगी। उदाहरण के लिए ईस्ट पैसिफिक राइज, जहाँ प्रशांत प्लेट कोकोस, नास्का और अंटार्कटिक प्लेटों से अलग होती है। यहाँ ज्वालामुखी और उष्ण जलीय विवर्त छिद्र पाए जाते हैं जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी महासागरीय खाइयाँ गर्त जैसे मैरियाना ट्रेंच क्षेपण मंडल के समानांतर स्थित हैं जो गहरे भूकंपों का कारण बनती है। तो जहाँ क्षेपण मंडल बनता है वहीं पे गर्त बनते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अब घर्षण करती हैं तो गर्तों और भ्रंशों के साथ साथ भूकंप आते हैं। उदाहरण के लिए सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे रूपांतर सीमा। अब हम देखते हैं अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक। ये पिछली बार भी चर्चा में रहा था, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब देखो सुर्खियों में क्यों है ये? एमॉक के 12,000 वर्षों यानी होलोसीन के साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन से पता चलता है कि इस दौरान एमॉक में प्राकृतिक उतार चढ़ाव तो हुए, फिर भी यह इस समय के दौरान काफ़ी हद तक स्थिर रहा। हालांकि भविष्य के अनुमान बताते हैं कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन एमॉक को अभूतपूर्व रूप से कमज़ोर कर सकता है। अब इससे क्या होगा कि देखो, एमॉक के बारे में देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है ये। यह उष्णकटिबंध से उत्तर ध्रुवी की ओर गर्म जलधाराओं को प्रसारित करती है, भेजती है। साथ ही ठंडे, खारे और सघन जल को उष्णकटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्म पानी जाएगा, फिर वो भारी होगा, ठंडा होगा और नीचे बैठ के वापस से अंडर सर्कुलेशन के द्वारा वापस से भूमध्य सागर में आएगा और जब वो ऊपर आता जाएगा तो फिर वो गर्म होता जाएगा। तो ये एक तरह से एक सर्कुलेशन का निर्माण करते हैं और ये केवल वही नहीं है, ये आप मैप देख सकते हैं। संचालक बल, यह प्रणाली तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता से संचालित होती है। तो उष्णकटिबंधीय जल ध्रुवों की ओर बढ़ता है, वहाँ ठंडा और भारी हो जाता है। भारी मतलब लवणीय ज़्यादा हो जाता है, तो भारी होकर उत्तरी अटलांटिक में नीचे डूब जाता है, फिर दक्षिण की ओर बहता हुआ दोबारा गर्म होकर सतह पर आ जाता है। ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। महत्व क्या है? ये क्या है? मौसम और मानसून, ये वर्षा के पैटर्न को भी प्रभावित करता है, जिससे भारतीय मानसून एवं पश्चिम अफ्रीका के साहिल क्षेत्र की वर्षा भी शामिल है। ऊष्मा का परिवहन करता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों से गर्मी पहुंचाएगा, ऊष्मा पहुंचाएगा, जिससे यूरोप के मौसम को संतुलित करने में मदद मिलेगी, नहीं तो वो तो जम जाएंगे बर्फ से। कार्बन अवशोषण या भारी और कार्बन समृद्ध जल राशियों को सतह से गहरे समुद्र में पहुंचाता है। अब चिंताएं क्या है? ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ की चादर से ताजे जल के ज़्यादा प्रभाव होगा, तो जो जल है वो उसमें लवण वो कम मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से क्या होगा? एमॉक के धीमा होने की संभावना होती है। अब इससे क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, तो इससे क्या प्रभावित है? नेगेटिव। तो एमॉक कार्बन फीडबैक, तो महासागर जो कार्बन अवशोषण है वो कम हो जाएगा, जिससे वायुमंडल में CO2 और तेज़ी से बढ़ेगी और तापमान में CO2 वायुमंडल में, इसका मतलब
तेजी से बढ़ेगा तापमान, वैश्विक तापमान। चरम मौसमी घटनाएं हो जाएगी, यूरोप में ठंड ज़्यादा पड़ने लगेगी, दक्षिण अफ्रीका की वर्षा पट्टी खिसकने लगेगी, करोड़ों लोग सूखे का सामना करना पड़ सकता है और समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जैसे कि अमेरिका का पूर्वी तट में। पोषक तत्वों का कम परिवहन होगा। अब चूंकि ये परिवहन होता रहता है तो पोषक तत्व भी पहुंचाते रहते हैं, तो समुद्री जीवन प्रभावित होगा। प्लवक समुद्र पक्षियों से लेकर मछलियों एवं व्हेल तक सभी पर असर पड़ने लगेगा। अब है विपटलन, डीलैमिनेशन। ये क्या है? बेसिकली परतों का टूटना। नया रिसर्च आया है, क्या बोल रहा है? भारतीय महाद्वीपीय प्लेट विभाजित हो रही है। इस शोध में भारतीय प्लेट की गति को स्पष्ट करने के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसे विपटलन या डीलैमिनेशन सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो विपटलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकते समय भारतीय प्लेट का सघन निचला खंड अलग होकर पृथ्वी के प्रवाल या मेंटल में धंस जाता है। ध्यान से सुनेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकते समय, क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, तो यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकते समय भारतीय प्लेट का जो सघन निचला खंड है वो अलग होकर पृथ्वी के प्रवाल या मेंटल में धंस जाता है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट का विभाजन हो जाता है। अब भारतीय प्लेट की गति। भारतीय महाद्वीप प्लेट एक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट है। यह मुख्य 4 प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से घिरी हुई है, सीमाबद्ध है। पिछले 60 मिलियन वर्षों से यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण कर रही है, जिससे तिब्बत के पठार और हिमालय का निर्माण हुआ। राइट। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए 2 परंपरागत सिद्धांत तो पहले है ही। अंडर प्लेटिंग, इसमें भारतीय प्लेट की सघन निचली परपट्टी यूरेशियन परपट्टी के नीचे खिसकती जाती है और छेपण होता है। तो एक मतलब सबडक्शन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती जाती है। अब ये क्या बोल रहा है कि विभाजित हो रही है। और ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं जो सुर्खियों में रही शब्दावलियाँ या अवधारणाएं ज्योग्राफी से रिलेटेड। सौर बवंडर, सोलर टॉर्नेडो। तो सौर बवंडर क्या है? ये आयनित गैस, प्लाज्मा है ना। आयनित गैस आयन में टूट गए। आयनित गैस प्लाज्मा से बने होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। औपचारिक रूप से इन्हें टॉर्नेडो प्रोमिनेंसेस कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये 1,30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से घूर्णन कर सकता है। विशेषताएं क्या होती है? ये अत्यधिक तप्त होते हैं, जिनका तापमान लगभग 2,50,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और इन्हें सूर्य के ध्रुवों पर देखा जा सकता है। किसी भी क्षण सूर्य की सतह के ऊपर ऐसे 11,000 तक बवंडर घूर्णन करते हुए पाए जा सकते हैं। ओके, शीत कुंड की बात करते हैं। कोल्ड पूल्स क्या होते हैं? देखो, हमने गर्म कुंड तो बहुत सुने हैं, इसको देख लेते हैं। ये वाष्पीकरण हो गया। ठंडी हुई अधोमुख वायु के लघु स्तरीय क्षेत्र, मतलब ऐसे छोटे क्षेत्र होते हैं लघु स्तरीय, नीचे की ओर, जो वर्षक मेघों के नीचे सतह पर फैल जाते हैं। और परिघटना क्या है? जब आंधी के दौरान वर्षा होती है तब जमीन पर पहुंचने से पहले ही कुछ जल वाष्पित हो गया। यह वाष्पीकरण क्या कर देता है? वायु शीतल कर देता है, जिससे वो क्या होती है? भारी हो जाती है। अब ये ठंडी और भारी वायु नीचे बैठती है और एक उथले ठंडे बुलबुले की तरह ज़मीन पर फैल जाती है, जिससे शीत कुंड का निर्माण होता है। तो ये वैसे नहीं है कि क्या कहते हैं कि पानी भरा हो और कहीं शीतल जल हो, नहीं, इसके विपरीत ये वायु का एक ऐसा पिंड है जो आंधी के दौरान वर्षा जब होती है तो उसमें देखने को मिलता है। पृथ्वी, अर्थ डीप सी फ्लोर के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का गहरा समुद्र तल। गंभीर महासागर, इसे सामान्यतः उस गहराई से नीचे के समुद्र या समुद्र तल के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्रकाश क्या होता है? तेजी से कम होने लगता है। यह गहराई सामान्यतः लगभग 200 मीटर होती है। यहाँ से ट्वाइलाइट जोन यानी मध्य प्रकाश क्षेत्र की शुरुआत मानी जाती है। ये स्टैटिक टर्म है। दशाएं, गहरा महासागर ठंडा होता है। औसत तापमान केवल 4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ अत्यधिक दाब होता है जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 40 से 110 गुना अधिक होता है। देखो, उसके ऊपर तो पूरा वायु है, वो तो दबाव डाल ही रही है, ऊपर से उस क्षेत्र के ऊपर का जो पानी है वो भी तो दबाव डालेगा, तो यहाँ दबाव काफ़ी उच्च हो जाता है। जैव विविधता, मेसोपेलाजिक जोन, उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, 200 मीटर से 1000 मीटर में स्क्विड
मैक्रिल, जेली और मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। विश्व की मछलियों का भारानुसार लगभग 90% मछलियाँ। अब अन्वेषण का महत्व क्या है? ऊर्जा के स्रोत जैसे तेल, गैस, मीथेन, हाइड्रेट, महासागरीय धाराएं, नई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाओं के लिए आशाजनक स्रोत है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की उपस्थिति, ये पहले भी था ये टॉपिक। जलवायु परिवर्तन को हम समझ सकते हैं और कम करने में महत्व दे सकता है। अब ध्रुवीय प्रति चक्रवात की बात कर लेते हैं। पोलर एंटी साइक्लोन। अब देखो ये साइक्लोन कहाँ आते हैं, उसके लिए आइडल है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, और हम लगभग देखते हैं कि तो अब ये ठीक है। हाल ही में ध्रुवीय प्रति चक्रवात के कारण चिली और अर्जेंटीना को ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में गिना गया। अब ये क्या है? ध्रुवीय प्रति चक्रवात, पोलर एंटीसाइक्लोन। ये सतह की वायु परतों के तीव्र शीतलन से निर्मित उच्च वायु दाब वाले पवन तंत्र हो जाते हैं। तो क्या होगा? सतह की वायु परत जल्दी से ठंडी हो गई। अब जल्दी से ठंडी हो गई तो वहाँ उच्च वायु दाब बन गया और वहाँ पे आसपास अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब होगा। जब ऐसा होता है तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलने लगती हैं और इससे प्रतिचक्रवातीय स्थिति का निर्माण होगा। यह तब बनता है जब सतह के पास की हवा बहुत ठंड हो जाती है। सतह के पास ठंडी हवा सघन हो जाएगी और नीचे की ओर बैठने लगेगी। जब हवा नीचे बैठती है तो यह सतह पर दाब में वृद्धि कर देती है, जिससे उच्च वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र बनता है। अब ये प्रक्रियाएं सतह से ऊपर वायु के द्रव्यमान को बढ़ा देती हैं, जिससे प्रतिचक्रवात यानी उच्च दाब का क्षेत्र निर्माण हो जाता है। प्रतिचक्रवात क्या होता है? ये उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है जो निम्न दाब वाले क्षेत्रों से घिरा होता है, जिसमें पवनें केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। वायु परिसंचरण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है, यानी क्लॉकवाइज होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है या वामावर्त होता है। थर्स्ट वेव्स देख लेते हैं क्या है। यह अत्यधिक वायुमंडलीय सूखा यानी उच्च वाष्पीकरण मांग की अवधि है जो भूदृश्य लैंडस्केप को तेजी से सुखा देती है। थर्स्ट वेव्स, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, थर्स्ट यानी प्यासा है तो सारा पानी सूख लेगा और वहाँ पे सूखा जैसा क्षेत्र कर देगा। आइए अब इसको वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। हीट वेव को उच्च तापमान से परिभाषित किया जाता है, राइट, जबकि थर्स्ट वेव को उच्च शुष्कता और आर्द्रता के लिए वायु की आक्रामक मांग से परिभाषित किया जाता है। तकनीकी रूप से थर्स्ट वेव में कम से कम लगातार 3 दिन ऐसे होते हैं जब दैनिक वाष्पीकरण मांग उस अवधि के लिए अपने ऐतिहासिक 90वें प्रतिशतक मूल्य से अधिक होती है। यानी वाष्पीकरण मांग यानी इस बात का माप है कि वायु कितना प्यासा है। ठीक है, वाष्पीकरण मांग को प्रेरित करने वाले कारक क्या होंगे? तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप। मर्केटर मैप ये क्या है? अफ्रीकी संघ ने करेक्ट द मैप अभियान का समर्थन किया है ताकि मर्केटर प्रोजेक्शन पर बने मानचित्र के स्थान पर इक्वल अर्थ मैप जैसे विकल्पों को अपनाया जा सके। अब इसे जेरार्डस मर्केटर द्वारा 1569 में डिज़ाइन किया गया था। मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र का उद्देश्य समतल मानचित्र पर सीधी रेखाओं के रूप में रंब लाइंस को प्रदर्शित करके नेविगेशन संबंधी समस्याओं को हल करना था। रंब लाइंस क्या होते हैं? भूपृष्ठ पर एक रेखा जो सभी समांतर दिशाओं को समान कोण पे काटती है। मर्केटर प्रक्षेप पर यह रेखा एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। विशेषताएं क्या है? यह एक कन्फॉर्मल मानचित्र है जो स्थानीय आकृतियों और कोणों को सही दिखाता है और उत्तर दक्षिण स्केल को बढ़ाकर दिखाया जाता है। विकृतियाँ क्या होती हैं? यह मापन मानचित्र पर किसी देश के आकार और विस्तार को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। यह ध्रुवों के पास के भूभागों को वास्तविकता से बड़ा और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को छोटा दिखाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका ग्रीनलैंड जितना ही बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तव में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। अब अरब सागर मिनी वार्म पूल या उष्णकुंड, अरेबियन सी मिनी वार्म पूल। अरब सागर मिनी वार्म पूल अरब सागर में विशेषकर दक्षिण पूर्वी हिस्से में केरल तट के पास असामान्य रूप से उष्ण समुद्री सतह तापमान का एक छोटा हिस्सा है। उष्णकुंड क्या है? इसे बहुत उष्ण जल के निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका समुद्री सतह तापमान सामान्यतः 28.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक
यह क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के प्रतिरूप यानी पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवधि: यह प्रतिवर्ष अप्रैल और मई के दौरान भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत से ठीक पहले बनता है। अरब सागर मिनी वर्मपूल एक स्वतः सुधार तंत्र के रूप में कार्य करता है जो मानसून को पिछले एल नीनो के कारण हुए व्यवधानों से उबरने में मदद करता है। आइए अब देखते हैं सुर्खियों में रहे संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा। क्यों चर्चा में है? ये तो लगातार चर्चा में बना रहता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, ये क्या है? भारत की प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्था है जो ध्रुवीय क्षेत्रों और दक्षिणी महासागर में भारत की शोध गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। उत्पत्ति क्या? 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शासी निकाय: ध्रुवीय और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में देश के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 सदस्यों से मिलकर ये बना होता है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव। अब राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की प्रमुख भूमिकाएं क्या है? अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान स्टेशनों मैत्री और भारती, आर्कटिक में हिमाद्री तथा हिमालय में हिमांश का संचालन एवं उसका रखरखाव करते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए ध्यान से, साउथ में अंटार्कटिका में मैत्री और भारती है, आर्कटिक में हिमाद्री है, हिमालय में हिमांश है। डीप ओशन मिशन का नेतृत्व भी करता है। यह भारतीय महासागर में गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों और हाइड्रोथर्मल प्रणालियों की खोज पर केंद्रित एक प्रमुख पहल है। भारत की आर्कटिक नीति 2022 और भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन में सहायता करता है। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च के द्वारा पहली बार कौन सी सुविधाएं शुरू की गई हैं? पोलर भवन, ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं शामिल हैं। यहाँ भारत का पहला पोलर एवं ओशन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सागर भवन, इसमें 30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर प्रयोगशालाएं तथा +4 डिग्री सेल्सियस भंडारण इकाइयाँ शामिल हैं जो अवसाद और जैविक नमूनों के संग्रह के लिए हैं। अब देख लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज़। तो भारत के बारे में देख लेते हैं। सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्थल रूप, जोग्राफिकल फीचर्स इन न्यूज़, क्योंकि जोग्राफिकल फीचर से भी पूछ लेता है। अब देखते हैं कि पहले हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश में क्या था? शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश ने इसे घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया। अवस्थिति कहाँ है? किन्नौर जिला में है, हिमाचल प्रदेश में। भारत तिब्बत सीमा पर ये स्थित है। नदी सतलज इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और प्राचीन सिल्क रूट पर ये अवस्थित है दर्रा। तो सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज़। देख लेते हैं भारत, इंडिया। यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थल रूप चर्चा में थे, जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं हिमाचल, शिपकीला दर्रा। इसको घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया है हिमाचल प्रदेश ने। इसकी अवस्थिति किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है और सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है और प्राचीन सिल्क रूट पर अवस्थित है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। गंगोत्री हिमनद पिछले 4 दशकों में हिमगलन से होने वाले जल के प्रवाह में 10% कमी आई है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में अवस्थित है। भागीरथी नदी का स्रोत भी है गंगोत्री हिमनद, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा भी। सिक्किम चर्चा में, कंचनजंगा पर्वत। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि कंचनजंगा पर जो पर्वतारोहण है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसकी अवस्थिति है सिक्किम, भारत नेपाल सीमा, पूर्वी हिमालय पे है। विश्व की एवरेस्ट और K2 गार्डवन आस्टन के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। और नदियां यहाँ तमोर नदी पश्चिम की ओर, लोनक नदी उत्तर की ओर और तीस्ता नदी पूर्व की ओर बहती है, पूर्व से निकलती है।
ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश चर्चा में था, देख लेते हैं। माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यहाँ पे क्या हुआ है, नदी तट कटाव से निपटने के लिए कंचन वृक्षों का रोपण किया गया। 2016 में भारत का ये पहला नदी द्वीप जिला बना और निर्माण दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में खेरकुटिया खूंटी और सुबनसिरी नदी ने इनका निर्माण किया है। चारों ओर आर्द्र भूमियां हैं और चापोरी कहलाने वाले छोटे टापू या आइलैंड्स हैं। तेलंगाना चर्चा में था, कांचा गाची बोवली वन। तेलंगाना सरकार की आईटी पार्क निर्माण योजना के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का निर्देश आया है। अवस्थिति इसका हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटा वन आच्छादित क्षेत्र है। और क्या कहते हैं, तमिलनाडु की चर्चा में है, करिया चड्डी द्वीप। पिछले कुछ दशकों में तीव्र कटाव और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण क्षेत्रफल में कमी आई। इसके अवस्थिति रामेश्वरम और थूथुकुडी के बीच गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क क्षेत्र, तमिलनाडु। बैरन ज्वालामुखी चर्चा में था क्योंकि हाल ही में इसका नया उद्गार दर्ज किया गया। अवस्थिति इसकी अंडमान सागर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, बस। अंडमान सागर, यहाँ पे एक ही दिन में 3 भूकंप दर्ज किए गए। ध्यान देने वाला है कि ये भूकंप जोन 5 में आता है, यानी सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र। और उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित अर्धघिरा सीमांत सागर है ये, अर्धघिरा है। सीमा इसकी उत्तर में म्यांमार, पूर्व में थाईलैंड मलेशिया, दक्षिण में इंडोनेशिया और मलक्का जल संधि, पश्चिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं और कोरल ट्रायंगल का ये हिस्सा है। अब सुर्खियों में रही नदियाँ देख लेते हैं, तो वहीं से देखते हैं नॉर्थ से। तो यहाँ पे है चिनाब नदी, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिनमें से चिनाब और व्यास नदी चर्चा में रही। देखते हैं चिनाब नदी क्यों रही। वन सलाहकार समिति ने सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उद्गम है चिनाब नदी का बारालाचा दर्रा। निर्माण चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। झेलम नदी पाकिस्तान के झांग के पास चिनाब से मिलती है। सहायक नदियाँ इसकी हैं मियार नाला, सुहल, थिरोट, भूट नाला, मरु, सुदर और लिद्रारी। अब व्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। रावी व्यास जल प्राधिकरण 1986 में गठित का कार्यकाल एक और वर्ष बढ़ा दिया गया। उद्गम व्यास कुंड से होता है। रोहतांग दर्रे का दक्षिणी भाग कुल्लू से मार्ग हरिके पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी बैन, बाण गंगा, लूनी और उहल। कुल्लू और कांगड़ा घाटियों का निर्माण करती है। प्राचीन नाम इसका विपाशा है संस्कृत में। अब देख लेते हैं हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो सुबनसिरी नदी, ये भी क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया गया। इसका उद्गम तिब्बत में होता है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। मार्ग है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम में होकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है और इसका उपनाम स्वर्ण नदी भी है। अन्य परियोजनाएं ओजू जल विद्युत परियोजना भी इस पर बनी हुई है। फिर है कोपिली नदी। तो कोपिली नदी ये ब्रह्मपुत्र की बाईं तट की प्रमुख सहायक नदी है। इसका प्रवाह मेघालय और असम में है और इस पर राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे 57 असम में क्रियाशील किया गया। मतलब ऑलरेडी चलने लगे इस पे गाड़ियाँ, है ना, तैरने लगी कहेंगे। और उद्गम है मेघालय के पास सेपोंग आरक्षित वन क्षेत्र से और ब्रह्मपुत्र की बाईं तट की प्रमुख सहायक नदी है। मेघालय और असम में प्रवाह है। सियोम नदी की बात कर लेते हैं। ये भी नॉर्थ ईस्ट की नदी है। इस पर अरुणाचल प्रदेश में हेओ, टाटो 1 और टाटो 2 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। उद्गम पूर्वी हिमालय है। सियांग नदी से संगम होता है इसका, जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। आइए उड़ीसा की एक नदी के बारे में बात कर लेते हैं, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा नदी उड़ीसा के बालासोर में फ्लैश फ्लड आई। फ्लैश फ्लड अचानक से
उद्गम झारखंड के रांची के पास पिस्का गांव के निकट। अपवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब सहायक नदियाँ कांची, करकरी और खारकाई है। हुंडुरु जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। सुवर्ण रेखा जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 96 घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं गोवा और कर्नाटक। मांडवी, मादई या महादई नदी। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महादई जल प्राधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। उद्गम है इसका भीमगढ़, पश्चिमी घाट, बेलगावी, कर्नाटक। मुझे तो कर्नाटक का बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन से याद रहता है। तो वहीं से मांडवी नदी निकल रही है, ज्वारी नदी से मिलती है और दोनों अरब सागर में गिरकर मोरमुगाओ पत्तन का निर्माण करती है। प्रवाह क्षेत्र है लगभग 2/3 गोवा में, 2/3 गोवा कवर करती है। शेष कर्नाटक और महाराष्ट्र में। जलप्रपात इसमें दूधसागर और वरपुआहा। सहायक नदी है इसकी मापुसा नदी। अब अन्य स्थल जो चर्चा में रहे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जम्मू चर्चा में रहा है ना। रंजीत सागर बांध के लिए थीन डैम भी बोलते हैं, इससे अधिक जल निकासी के कारण बाढ़ आ गई। अवस्थिति पठानकोट के पास, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर और नदी है रावी। अब नॉर्थ ईस्ट एटालिन जल विद्युत परियोजना, वन सलाहकार समिति ने इसे उच्च संरक्षण मूल्य वाले क्षेत्र में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अवस्थिति है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। नदियाँ ड्री और तांगोन। हैदराबाद है तेलंगाना है चर्चा में। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने 2023 की बाढ़ के बाद KLIP यानी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना बैराजों को हुए गंभीर नुकसान की रिपोर्ट दे दी। यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप नदी की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में पश्चिमी घाट से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब तमिलनाडु चर्चा में है। पंबन ब्रिज है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसने मूल कैंटिलीवर पुल का स्थान ले लिया, जिसे 2022 में उपयोग करना बंद कर दिया था। यह रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसका डिज़ाइन रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन से सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्वरूप हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को भी देख लेते हैं जो सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्वरूप है, ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो सबसे पहले हम अमेरिका में चल लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली। तो यहाँ पे चर्चा में है डेविड स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की हिम के नीचे, बर्फ़ के नीचे एक छिपा महाद्वीप खोजा जिसे डेविड स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कहा गया। प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट वे क्षेत्र हैं जिनमें अपेक्षाकृत मोटा महाद्वीपीय स्थलमंडल होता है और जो पतले महाद्वीपीय स्थलमंडल वाले क्षेत्रों द्वारा मुख्य महाद्वीपों से अलग होते हैं। अवस्थिति है डेविड स्ट्रेट के नीचे जो लैब्राडोर सागर और बाफिन खाड़ी को जोड़ता है। फिर देख लेते हैं आर्कटिक जीवों। ये केवल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से नहीं है रिलेटेड, देख लेते हैं। आर्कटिक जीवोम। विश्व भर में वनाग्नि की घटनाएं इसकी कार्बन अवशोषण क्षमता को कमज़ोर कर रही हैं। अवस्थिति आर्कटिक वृत्त के उत्तर में अवस्थित है जिसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के क्षेत्र शामिल है। स्थायी तुषार इसकी विशेषता है, यहाँ तुषार रहता है स्थायी। वनस्पति गहरी जल प्रणाली का अभाव रहता है। शैवाल, लाइकन, बोनी झाड़ियाँ, घास और नरकुल सेजेस होते हैं। आइए थोड़ा अब हम किसकी बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका की। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 स्थल चर्चा में हैं। एक तो पेरिटो मोरेनो हिमनद, कैवलिंग हिम टुकड़े टूटना, कैल्विंग के कारण हिमनद ह्रास का सामना कर रहा है। अवस्थिति है लॉस ग्लेशियारेस राष्ट्रीय उद्यान, अर्जेंटीना। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वाइट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ड्रैक पैसेज, अर्जेंटीना और चिली के निकट। ड्रैक पैसेज में 7.5 तीव्रता का
भूकंप आया था। अवस्थिति केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु और साउथ शेटलैंड द्वीप समूह अंटार्कटिक प्रायद्वीप का उत्तर के बीच। ठीक है। जल प्रवाह मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और यह अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा का हिस्सा है। प्रचंड समुद्री और बर्फीली परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब थोड़ा हम अफ्रीका या अफ्रीका के आसपास चलते हैं। तो टर्टल द्वीप समूह चर्चा में रहे। तो ये सिएरा लियोन के दक्षिण में स्थित टर्टल द्वीप समूह के पास न्यागाई द्वीप ने समुद्री स्तर बढ़ने के कारण अपनी सतह का 2/3 भाग खो दिया इसने, है ना। आप देखते हैं एशिया की ओर बढ़ते हैं। एशिया में हम थोड़ा भारत को देख लेते हैं। तो भारत से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना चर्चा में। भारत नेपाल में विद्युत यांत्रिक कार्यों के आरंभ का उद्घाटन किया। अवस्थित है नेपाल में अरुण नदी, कोसी की सहायक नदी, है ना। बिहार का शोक की सहायक नदी है अरुण नदी। अब फिलीपींस को देख लेते हैं एक बार। तो फिलीपींस ने यहाँ स्कारबोरो शोल चर्चा में था। तो फिलीपींस ने यहाँ प्रकृति आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के चीन के कदम की निंदा की। चीन में इसे हुआंगयान द्वीप और फिलीपींस में पनाटाग शोल कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर में स्थित एक छोटा एटॉल है। एटॉल का मतलब एक तरह से समुद्री द्वीप होता है जिसका ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है ना, चपटा सा होता है। और रूस की बात कर लेते हैं, कामचटका। तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास रूस के कामचटका प्रायद्वीप के अपतटीय से दूर 5 शक्तिशाली भूकंप आए। अवस्थिति प्रशांत अग्निवलय में स्थित रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र। यह बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर पूर्व, ओखोटस्क सागर पश्चिम से घिरा हुआ है। कुरिल द्वीप समूह रूस जापान में विवादित कामचटका के दक्षिणी सिरे से जापान का होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्वी तट तक विस्तृत है। आइए अब सुर्खियों में रहे नदियाँ या जल निकाय देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका की ओर चलते हैं, फिर साउथ अमेरिका, फिर हम देखेंगे, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका में तुलारे झील, कैलिफोर्निया की तुलारे झील 2023 की वायुमंडलीय नदियों के कारण 130 वर्षों के बाद पुनः उभरी अवस्थित है। सैन जोआक्विन घाटी कैलिफोर्निया दक्षिणी सिएरा से हिम पिघलने से पोषित कर्ण नदी तुलारे झील को पुनः भर रही है। अब हम देखते हैं यूरोप में क्या चर्चा में था। तो यूरोप में सीन नदी चर्चा में थी। पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी को सार्वजनिक तैराकी के लिए खोल दिया। लोयर के बाद फ्रांस की दूसरी सबसे नदी है लंबी नदी, पेरिस से प्रवाहित होती है और ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में गिरती है। आइए अब हम अफ्रीका की ओर चलते हैं जहाँ से 3 स्थल चर्चा में है। एक तो ब्लू नील, है ना। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अर्थात इथियोपिया के ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का निर्माण पूरा हुआ। नील नदी की प्रमुख सहायक नदी है ब्लू नील। सूडान में प्रवाहित होकर खार्तूम में वाइट नील से मिलती है और नील नदी बनाती है। उद्गम इथियोपिया की लेक ताना इथियोपिया और सूडान से होकर प्रवाहित होती है। अब हम चर्चा करते हैं ग्रेट रुआहा नदी की। तो ये तंजानिया जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन के कारण सूखती जा रही है। ग्रेट रुआहा नदी तंजानिया के प्रमुख नदियों में से एक है। रूफिजी नदी तंजानिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रुआहा राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुख्य जल स्रोत है। आइए अब हम कॉन्गो की बात कर लेते हैं, DRC। तो कॉन्गो नदी विश्व बैंक ने इंगा 3 जल विद्युत परियोजना के लिए $250 मिलियन की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी। नदी बेसिन में 9 देश आते हैं जैसे जाम्बिया, अंगोला, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून और अंत में यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। प्रवाह के मामले में देखें तो अमेज़न के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे गहरी नदी है और विषुवत रेखा को 2 बार पार भी करती है। कॉन्गो बेसिन में
विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पीटलैंड है, जिसमें जीवाश्म ईंधनों से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 3 वर्षों के बराबर कार्बन संचित है। सोचिए, यदि ये खत्म हो गया तो ये पूरी कार्बन वायुमंडल में आ जाएगी। और अब देख लेते हैं हम एशिया को। तो एशिया में चर्चा में है अराल सागर। अनुसंधान से संकेत मिला है कि जल के लुप्त होने के बाद से भूगर्भिक परिवर्तनों के संकेत मिलते हैं। अवस्थिति है इसकी कजाकिस्तान उत्तर में है और उज़्बेकिस्तान दक्षिण है, और इसकी सीमा पर अराल सागर स्थित है। लुप्त होने का कारण है अमू दरिया और सिर दरिया नदियों का जल परिवर्तित कर दिया जाना। सूख चुके अराल सागर का क्षेत्र खतरनाक अरलकुम मरुस्थल में बदल गया। तो ये देखिए, वैसे भी जब हम लोग एटलस देखते थे तो अराल सागर का घटता हुआ क्षेत्र वहाँ दिखाई देता था, और अब यहाँ जल एकदम ही ख़त्म हो चुका है और ख़तरनाक अरलकुम मरुस्थल में ये बदल गया है। अब देखिए, आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से विश्व में रहे हैं। तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से चलेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में हमें कोई नहीं मिल रहे हैं। ये देख लेते हैं, हवाई द्वीप देख लेते हैं। तो कियाउला ज्वालामुखी चर्चा में था। ज्वालामुखी उद्गार के कारण हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में अमेरिका में। अब साउथ अमेरिका देख लेते हैं हम, पेरू। तो पी जैसा एरिया है ना। थैंक्स टू सुदर्शन गुर्जर सर। तो पेरू राजधानी लीमा, दक्षिण पेरू के तट पर भूकंप आया है। और चिली की बात कर लेते हैं, सैंटियागो दक्षिणी चिली में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में चर्चा में था अल्जीरिया, ठीक है, राजधानी अल्जियर्स, तेब्स प्रांत में भूकंप आया। फिर हम बात कर लेते हैं इथोपिया की। इथोपिया चर्चा में था, हेली गुब्बी इथोपिया, ज्वालामुखी उद्गार से विशाल राग का बादल लाल सागर और दक्षिण एशिया तक विस्तृत हो गया था। और देख लेते हैं हम कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य को, राजधानी किंशासा है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। टांग्यानिका झील के तट के पास डीआरसी के पूर्वी भाग में बाढ़ आई। और अब हम थोड़ा सा यूरोप की ओर देख लेते हैं, यूरोप और एशिया। तो माउंट एटना, तो ये है सिसिली द्वीप, इटली पे स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तुर्की को देख लेते हैं। तुर्की के बाली के सिर प्रांत में भूकंप आया। पाकिस्तान को देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान हाईलाइटेड है, लेकिन इंफॉर्मेशन अफ़गानिस्तान की है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में कुनार प्रांत में भूकंप आया है। और भारत में देख लेते हैं, चक्रवात असना, पश्चिमी तट पर अरब सागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है असना। हम वियतनाम को देख लेते हैं, राजधानी हनोई। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून बुआलोई आया था। और फिर हम देख लेते हैं इंडोनेशिया को। तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अवस्थिति है फ्लोरेस द्वीप, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का माउंट सोमेरु भी चर्चा में, ये लगभग 2-3 साल से चर्चा में है। माउंट सोमेरु ज्वालामुखी उद्गार हुआ। स्ट्रेटो वोल्केनो है, जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा है ये। और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं बचा है। अब हम देख लेते हैं सुर्खियों में रहे देश, कंट्री। तो वनुआतू चर्चा में रहा, यहाँ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्व में है, पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है। और उसके हम पूर्व में बढ़ते हैं तो पैसिफिक ओशन में एक देश है वनुआतू, राजधानी है पोर्ट विला इसकी। पर्यावरणीय विनाश को इकोसाइड के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया गया, मतलब इसने किया। कोलंबिया
है ना। साउथ अमेरिका, कोलंबिया राजधानी बोगोटा, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय WHO वैश्विक सम्मेलन। WHO और कोलंबिया तथा UNEP, WMO जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा सह आयोजित हुआ, कार्टाजेना में आयोजित हुआ। तो बेसिकली वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय WHO वैश्विक सम्मेलन। फिर है डेनमार्क, यूरोप में चलते हैं। तो राजधानी है कोपेनहेगन, और भारत और डेनमार्क ने आर्थिक संबंधों, हरित विकास के विस्तार तथा रोजगार सृजन हेतु हरित रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की। इथोपिया की बात कर लेते हैं, अफ्रीका में। राजधानी अदीस अबाबा, UN फूड सिस्टम समिट हुई, +4 स्टॉकटेक अदीस अबाबा में आयोजित हुआ। UN फूड सिस्टम समिट की शुरुआत 2021 में की गई थी। देख लेते हैं, तुवालू चर्चा में है फिर से, है ना। तुवालू राजधानी फुनाफुटी, समुद्र स्तर में वृद्धि के खतरे के बीच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ फार्ले पिली यूनियन संधि पर हस्ताक्षर किए कि ये डूब जाएगा तो यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में, है ना। फिर इक्वाडोर, है ना, अगेन साउथ अमेरिका। इक्वाडोर, क्विटो है कैपिटल। इक्वाडोर के स्वदेशी समूहों ने अमेज़न में $47 अरब की तेल ड्रिलिंग विस्तार योजना लॉन्च की। अब देख लेते हैं सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ, मतलब एरियाज जो न्यूज़ में रहे। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, तो सारापचू संरक्षण रिजर्व चर्चा में रहा। फिर हम देख लेते हैं उत्तराखंड का भागीरथी पारिस्थितिक संवेदनशील चर्चा में रहा, इको सेंसिटिव जोन। फिर हम देख लेते हैं यूपी में, तो दुधवा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, और सलखन फॉसिल पार्क चर्चा में रहा। हम बिहार को देखते हैं, तो महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य चर्चा में रहा। हम वेस्ट बंगाल को देखते हैं, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। और हम असम में देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। और मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व, गोवा में मादेई या मांडवी वन्यजीव अभ्यारण्य, और कर्नाटका में माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। केरल में 2 तट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य और अगस्त्यमाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र चर्चा में रहा। तो ये संरक्षित क्षेत्र जो है वो चर्चा में रहे। अब देखते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। संदर्भ, यहाँ एकॉस्टिक मॉनिटरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए पहली बार घास भूमि के पक्षियों की गणना की गई। अवस्थिति, ब्रह्मपुत्र बाढ़ भूमि है कार्बी आंगलोंग के गिरिपाद में, है ना, माउंटेन फुट। नदियाँ, डुफालू और मोराडी फालू वन प्रकार है, जलोढ़ घास भूमि है, अर्ध सदाबहार एवं अर्ध पर्णपाती वन है, आर्द्र भूमियाँ और रेतीले ज्वार चार है। ठीक है। मुख्य प्राणी एक सींग वाला गैंडा, जो वैश्विक आबादी का लगभग 70% यहीं पे पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ, ईस्टर्न स्वैम्प हिरण, है ना, और हाथी, हुलॉक, गिब्बन, कैप्ड लंगूर, गंगा नदी डॉल्फिन आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के बांदीपुर, उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में तीसरा सर्वाधिक बाघ घनत्व यहाँ पे दर्ज किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता मिली है। अब देख लेते हैं हम गोवा। तो मादेई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ परियोजनाओं पर रोक लगा दी। क्यों? अब ये देखो, अवस्थिति पश्चिमी घाट में उत्तर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगा हुआ है। नदी मांडोवी नदी अभ्यारण्य से होकर प्रभावित होती है। और प्राणी बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, गौर, सांबर, हिरण आदि वन प्रकार है। आर्द्र पर्णपाती वन, कुछ सदाबहार प्रजातियां जैसे केसरिया रंग के विशिष्ट फूलों वाला दुर्लभ अशोक वृक्ष यहाँ मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे हम, तासारापचू संरक्षण रिजर्व चर्चा में था। संदर्भ, स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश ने इसे भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। और अवस्थिति ऊनाम नदी और चराप नाला का संगम है यहाँ। और उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है।
पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, मलांग नाला व लंगारलुंग पदक। दक्षिण में कब-जिमा नाला है। पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से ये घिरा हुआ है। नदी ऊनाम नदी और चराप नाला का संगम है। प्राणी हिम तेंदुआ है, यहाँ पे तिब्बती भेड़िया है, भरल है नीली भेड़, हिमालयी आइबेक्स, कियांग जंगली गधा, तिब्बती अर्गाली, दुर्लभ पक्षी जैसे रोज, फिंच, तिब्बती रेवन आदि यहाँ पर हैं। तो ये था तसाराचू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश। झारखंड की बात, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड। संदर्भ सरना आस्था से जुड़े जनजातीय समुदायों द्वारा शीतकाल में सालवन से दूरी रखने की विशेष प्रथा देखी गई। अवस्थिति भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर है। नदी बुरहा नदी महुआ डांग घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और कर्नाटक की बात कर लेते हैं, माले महादेश्वर MM हिल्स वन्यजीव अभयारण्य। संदर्भ यहाँ 5 बाघ मृत पाए गए। अवस्थित ये दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक संपर्क गलियारे के रूप में MM हिल्स वन्यजीव अभयारण्य या माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य कार्य करता है। वन प्रकार यहाँ शुष्क पर्णपाती वन है। ऊंचाई पर अर्ध सदाबहार व शोला वन है। किनारी क्षेत्रों में झाड़ीदार वन है। प्राणी बाघ देखने को मिल जाएगा जो हर जगह। हाथी वहाँ पे है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता धोल जिसे कहते हैं, स्लॉथ बियर भी है यहाँ। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट परिदृश्य का महत्वपूर्ण गलियारा है ये। केरल में देखा था हमने तट्टेकाड़ पक्षी अभयारण्य। संदर्भ क्या है, जीव जंतु सर्वेक्षण में 9 नई प्रजातियां जोड़ी गई। और एर्नाकुलम जिला कर्नाटक देश का पहला पक्षी अभयारण्य है। पश्चिमी घाट के समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक है। वन प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती वन, तटवर्ती वन, सागौन, शीशम, महोगनी व फल बागान का रोपण है। नदी है पेरियार और इडामलायार। प्राणी तेंदुआ, स्लॉथ बियर, शाही आदि है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। संदर्भ क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुरूप ताडोबा, अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से 8 बाघों के स्थानांतरण को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्वीकृति। अवस्थिति कहाँ है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में अवस्थित है। पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बाघ पर्यावास है। 2010 में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य के एकीकरण से अधिसूचित हुआ। और जलाशय कोयना नदी का शिव सागर और वारणा नदी का वसंत सागर। वनस्पति है यहाँ अंजनी, जामफूल, पीसा आदि। प्राणी है जंगली कुत्ता, तेंदुआ, गौर, सांभर, 4 सींग वाला मृग, माउस डियर, विशाल गिलहरी, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध, स्थानिक हॉर्नबिल, भारतीय नदी टर्न। मणिपुर में देख लेते हैं, केबुल लामजाओ चर्चा में था। संदर्भ है, अध्ययन ने लोकटक झील में भूमि उपयोग और जल प्रदूषण के बीच संबंध दिखाया। अवस्थिति है मणिपुर के विष्णुपुर और थौबाल जिले। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस पे कूदता है हिरण, है ना, तो कैसा लगता होगा, प्यारा सा है ना। लोकटक झील में फुमदी तैरते वनस्पति द्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र है। लोकटक झील एक रामसर और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है तथा फुमदियों के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी क्या है, तैरते हुए वनस्पति द्वीप है। प्राणी है ब्राउ एंटलर्ड हिरण, संगाई, हॉग डियर, ऊदबिलाव। ओडिशा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में था, MAB में अभी आता है ये। संदर्भ, ओडिशा ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। यह भीतरकनिका को पीछे छोड़ते हुए राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बना। अवस्थिति है ओडिशा के छोटा नागपुर क्षेत्र के मयूरभंज जिले में अवस्थिति है। नदियाँ यहाँ पे बुरहाबलंगा, पला, बंदन, सलांदी, खैरी देव, मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है। झरने जोरंडा और बरेही पानी
जनजातियां हैं कोल्हा, संथाल, भूमिजा, भटोड़ी, गोंड, खड़िया, मनकड़िया, सहारा। तमिलनाडु में क्या देखा था हमने, अगस्त्यमाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र चर्चा में था। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के अगस्त्यमाला परिदृश्य में वन एवं वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन की जांच के आदेश दिए थे। अवस्थिति तमिलनाडु और केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में शामिल वन्यजीव अभयारण्य है। शेतुरुणी, पेपारा और नेय्यर केरल के तथा कलक्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के शामिल हैं इसमें। पेरियार टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य, मलय और तिरुनेलवेली वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। नदी है ताम्रपर्णी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था दुधवा टाइगर रिजर्व चर्चा में था और सलखन फॉसिल पार्क चर्चा में था। दुधवा टाइगर रिजर्व का संदर्भ है 2022 के बाद से DTR में तेंदुओं की संख्या में 198.91% की वृद्धि हुई। अवस्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का ये तराई क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के पास है। शामिल क्षेत्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा कतरनिया घाट और किशनपुर। वन प्रकार है ऊपरी गंगा के मैदानों के जैव भौगोलिक प्रांत का विशिष्ट तराई भाबर पर्यावास है। जैव भौगोलिक प्रांत जो विस्तृत जड़ों मैदान से बना है। नदियाँ मोहना, सुहेली, जोराहा, नागरो इत्यादि है। वनस्पति बाग तेंदुआ, गेंडा, स्वयं हिरण, हाथी, सांबर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर आदि। तो दुधवा में भी स्लॉथ बियर है। बेसिकली ये वाला है ना तराई वाला रीजन, भाबर तराई है ना, तराई वाला रीजन है। सलखन फॉसिल पार्क संदर्भ, सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। आधिकारिक नाम सोनभद्र जीवाश्म पार्क है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। तो IUCN 2020 के जीवन का विकास इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिशा निर्देशों के तहत भू धरोहर स्थल के रूप में योग्य है तथा यूनेस्को 2021 के पृथ्वी के इतिहास और जीवन विकास ढांचे से सुमेलित है। अवस्थिति कैमूर श्रृंखला विंध्य श्रृंखला का भाग है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के समीप है। महत्व, विश्व के सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम संरक्षित स्थलों में से एक, लगभग 1.4 अरब पुराने जीवाश्म है। जीवाश्म साइनोबैक्टीरिया, नील, हरी, शैवाल समुदायों द्वारा निर्मित स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये सूक्ष्मजीवी जीवाश्म महान ऑक्सीकरण घटना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का अभिलेख रखते हैं, जब वायुमंडल में पहली बार ऑक्सीजन का संचय हुआ। उत्तराखंड में देखा था हमने भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र चर्चा में था। संदर्भ में हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भंगुर भागीरथी ESZ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में नेताला बाईपास परियोजना को स्वीकृति दी, जबकि उच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति ने पारिस्थितिक व सामाजिक चिंताओं के कारण पहले इसे अस्वीकार कर दिया था। उद्देश्य क्या है, गौमुख से उत्तरकाशी नगर तक गंगा नदी के सबसे निर्मल खंड की सुरक्षा करना है और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों व वन्य जीव गलियारों के आसपास स्थित पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। इनकी अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2012 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2018 में किए गए बाद के संशोधन में की गई। जोनल मास्टर प्लान उत्तराखंड सरकार को वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित ZMP तैयार करना अनिवार्य। वन्य एवं वन्यजीव सहित प्रमुख क्षेत्रों का शासन सम्मिलित होता है। पश्चिम बंगाल में देख लेते थे, इसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व चर्चा में था। संदर्भित क्षेत्र विस्तार को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है और भारत का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अवस्थिति पश्चिम बंगाल के तटीय जिले में है। एकमात्र मैंग्रोव वन बांग्लादेश के साथ तथा बाघों की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। सीमाएं हैं, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मातला नदी और उत्तर पश्चिम में विंध्य और गोमती नदियां हैं। गोमती नहीं, गोमती। अब सुर्खियों में रही प्रजातियां, स्पीशीज इन न्यूज़ पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रजातियां न्यूज़ में रही हैं।
नोट: वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध सभी प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स मतलब वही व्यापार वगैरह। स्थलीय प्रजातियां हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची प्रथम में है, मतलब क्या कहते हैं, और साइट्स के परिशिष्ट वन में है, और इसकी IUCN स्थिति वल्नरेबल है, और CMS के ये परिशिष्ट वन में है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल है। हिम तेंदुओं की बात कर लेते हैं। एक अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की समष्टि का अनुमान लगाया गया है, संख्या का अनुमान लगाया गया है। पर्यावास दक्षिण और मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में है, और भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब बेसिकली ये पहाड़ी जो एरिया है हमारे भारत के, वहाँ पे हिमालयी एरिया। और विश्व में सबसे अधिक समष्टिगत घनत्व हेमिस नेशनल पार्क में, कारगिल और लेह में है। विशेषताएं क्या है? एकांत प्रिय जानवर, अकेले रहना पसंद करता है। दूसरी अन्य विडाल प्रजातियों बिग कैट्स की तरह ये दहाड़ नहीं सकते। संरक्षण हेतु क्या पहले हैं इसकी? प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बिश्केक घोषणा पत्र 2017, समरकंद संकल्प 2024। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है। कैट ट्रैट कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, हिमालयी हिम तेंदुओं की पहचान करने, उनके डेटा विश्लेषण करने के लिए है। दूसरा प्रजाति ग्रेटर एक सींग वाला सैंडा, ग्रेटर वन ऑर्न राइनो। संदर्भ क्या है? असम वन विभाग ने गैंडे के सींगों के DNA विश्लेषण का या DNA प्रोफाइलिंग का कार्य शुरू किया और इसे राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम भारत नामक DNA डेटा लाइब्रेरी में जोड़ा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पर्यावास क्या है इसका। असम में इसकी सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से 90% से अधिक गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। विशेषताएं: गैंडे की 5 प्रजातियों में ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है। अन्य 4 कौन सी हैं? अफ्रीकी सफ़ेद गैंडा, काला गैंडा, एशियाई में सुमात्रा गैंडा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जावा गैंडा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और काला गैंडा भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन अफ्रीकी जो गैंडा है उसमें ज़्यादा नुकसान में है, वो नियर थ्रेटेंड की स्थिति में है। भारतीय गैंडा जो है वो सभी गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। संतति वाली मादाओं को छोड़कर अन्य गैंडे एकांत प्रिय होते हैं। नर गैंडे आमतौर पर अपने इलाके की रक्षा करते हैं। इसे संरक्षण हेतु राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019, एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019, इंडियन राइनो विजन 2020 आदि हैं हमारे पास रणनीतियाँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1, साइट्स के अनुसूची 1, और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल है। वल्नरेबल की स्थिति में IUCN स्टेटस में आता है। नीलगिरी तहर के बारे में देख लेते हैं। तो कोयम्बटूर वन प्रभाग में नीलगिरी तहर के पारंपरिक पर्यावासों में उनकी समष्टि में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, ये अच्छी बात हो सकती है। पर्यावास की बात करें तो पर्वतीय घास के खुले मैदान वाले पर्यावास पश्चिमी घाट की स्थानिक या एंडेमिक प्रजाति है। ये केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में इसकी सबसे बड़ी सन्निहित समष्टि प्राप्त होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 अनुसूची 1 में है। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल है और एंडेंजर्ड की स्थिति में है। विशेषताएं बात करें तो दक्षिण भारत में खुर वाला एकमात्र पर्वतीय पशु है, इसमें खुर होते हैं। स्थानीय रूप से इसे वरयाडू के नाम से जाना जाता है। शिलापदिकारम और जीवक चिंतामणि में इसका वर्णन भी मिलता है। संरक्षक हेतु पहले क्या है? तमिलनाडु का प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है स्टेट एनिमल। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ढोल सोन कुत्ता एशियाई जंगली कुत्ता की बात करते हैं। हाल ही में जिसे कभी असम की काजीरंगा कार्बी आंगलोंग तृषभ भूमि में विलुप्त मान लिया गया था, अब इस क्षेत्र में फिर से दिखने लगा है। पर्यावास भारत, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया आदि। यदि पूछे कि भारत का एंडेमिक है तो नहीं है।
भाई वो भूटान, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह में भी मिल रहा है। ये पूर्वी और पश्चिमी घाट, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, लद्दाख आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यह मांसाहारी जीव है जो आकार में छोटे भेड़िए पालतू कुत्ते जैसे दिखते हैं। यह मुख्य रूप से सुबह या देर शाम को शिकार करते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह अनुसूची 1 में है। साथ ही साथ साइट्स के परिशिष्ट 2 में है और एंडेंजर्ड की स्थिति में है। अब हम अल्पाइन कस्तूरी मृग, अल्पाइन मस्क डियर की बात करें तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की रिपोर्टिंग के अनुसार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और की रिपोर्ट के अनुसार संरक्षण में प्रजनन यानी कंजर्वेशन ब्रीडिंग हेतु अल्पाइन कस्तूरी मृग की पहचान करने में गड़बड़ी हुई है और उसे गलती से हिमालयी कस्तूरी मृग समझ लिया गया है। पर्यावास क्या है? पर्यावास क्या है कि शीतोष्ण जलवायु वाले अल्पाइन घास के बीच, झाड़ियों के बीच, भूमि बर्च, सनोवर, नीले चीड़, लुपाइन और फर के वन, ये इसका पर्यावास है। भारत, नेपाल एवं भूटान की देशिज प्रजाति है भाई ये। अब देखिए भारत ने इसकी विशेषता है शांतिप्रिय है, शर्मीले हैं, शाकाहारी है, नुकीले दांतों वाला है तथा सींग रहित में अच्छा नहीं मतलब नुकीले दांतों वाला है तथा सींग रहित एवं पित्ताशय युक्त विशिष्ट जानवर है। खतरे हैं इत्र और पारंपरिक दबाव में उपयोग हेतु कस्तूरी की थैली, मस्क पॉड की शिकार और तस्करी के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इंडियन ग्रे वुल्फ की बात कर लेते हैं, कैनिस ल्यूपस पल्लिपस। महाराष्ट्र के कड़बनवाड़ी घास के मैदान में इंडियन ग्रे वुल्फ को कुत्तों के हमलों का शिकार भी होना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रायद्वीपीय भारत सहित राजस्थान, गुजरात आदि उसमें शामिल है। ये विशेषताएं क्या है? ये ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति है, छोटे झुंडों में शिकार करता है और ग्रे वुल्फ की अन्य उप प्रजातियों की तुलना में कम आवास करता है। भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क खुले मैदानों और घास के मैदानों में शीर्ष शिकारी है बोनोबो। ये तो उस जैसा दिख रहा है। बोनोबो की बात करें तो एक अध्ययन में ये पाया गया है कि बोनोबो के बीच होने वाला स्वर आधारित संवाद भी लयबद्ध होता है। वाव! ठीक उसी तरह जैसे मानव के भाषाई संवाद में होता है। पर्यावास क्या है? केवल कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के वनों में होता है। चिंपांजी की तरह इनका DNA भी मानव से 98.7% मिलता है, जो उन्हें मानव सदृश निकटस्थ जीवित प्रजाति बनाता है। दिखने में थोड़ा छोटा, दुबला, गहरे रंग का है। ये शांतिप्रिय और समूह का नेतृत्व मादाएं करती है। साइट्स परिशिष्ट 1 में है और IUCN स्थिति एंडेंजर्ड है। पक्षी की प्रजातियों के बारे में देख लेते थे। ठीक है, अभी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल ये चर्चा में थी। तो केरल के शोधकर्ताओं को मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम द्वारा फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CLP यानी कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम वास्तव में फौना एंड फ्लोरा दोनों फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की साझेदारी है। पर्यावास से भारत के पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। हॉर्नबिल की अनन्य विशेषता कॉस्क इसमें नहीं होता, तेज हंसी जैसी आवाज़ है इसकी। तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1 में है और साथ ही साथ वल्नरेबल IUCN स्टेटस है। ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात कर लेते हैं
तो ग्रेटर फ्लेमिंगो परिशिष्ट 2 में है साइट्स के, और अर्ली